चैलेंजेस इन द वे टू मार्स। नासा का दावा है कि अगले 20 सालों में इंसान मंगल पर अपनी परमानेंट बस्तियां बनाकर रहने लगेगा। जहां अभी तक 3-4 साल में कोई एक मिशन मंगल के लिए रवाना होता है, वहीं आने वाले कुछ सालों में तकरीबन हर महीने मंगल के लिए रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे, जो वहां जाकर इंसानों को बसाने का काम करेंगे। मंगल पर एक स्थायी इंसानी बस्ती तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाएंगी। इन जाइगेंटिक रॉकेट्स में वो तमाम साजो सामान ले जाया जाएगा जिसकी मदद से वहां इंसानों का ये शहर आबाद होगा। लिहाजा पिछले कुछ सालों में हम ऐसी कुछ बातें सुनते आ रहे हैं, मगर आज तक हकीकत में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मार्शियन एक्सप्लोरेशन ना जाने कितने ही सालों से साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस दिशा में वैज्ञानिकों या अंतरिक्ष एजेंसियों ने कोई प्रयास ही नहीं किए, बल्कि पिछले कुछ दशकों में तो खास तौर पर नासा ने मंगल पर बहुत सारे मिशंस को अंजाम दिया है, जिससे हमें वहां के सरफेस, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और केमिकल कंपोजिशन से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारियां मिली, जिनके इस्तेमाल से हमें भविष्य में होने वाले मिशंस को प्लान करने में काफी मदद मिली। मगर इन्हीं मिशन से मिले डाटा की बदौलत हमने उन चुनौतियों का आंकलन भी किया जिनका सामना हमें मंगल ग्रह पर करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नासा इस काबिल नहीं है कि वो आज एक यान में अंतरिक्ष यात्री को बिठा के सीधा मंगल के लिए रवाना कर दे और कामयाबी के साथ इस मिशन को पूरा भी कर ले? वेल, यही वो सवाल है जिस पर बवाल है। आइए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। 20 जुलाई सन 1969 वो तारीख जब इंसान ने असंभव को संभव कर दिखाया। मानव इतिहास में साहस और जोखिम लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की शायद ही इससे बड़ी कोई मिसाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वो कारनामा था जिसे करने में न केवल पैसों को पानी की तरह बहाया गया, बल्कि हजारों वैज्ञानिकों ने एड़ी चोटी का जोर तक लगा दिया था। कई वैज्ञानिकों ने तो 18 घंटे तक काम करके इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया था। मगर यहाँ सवाल पैसे या इंसानी सामर्थ्य का नहीं है, यह सवाल है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का, कुछ ऐसा कर दिखाने का जिसे अब तक महज किस्सों और कहानियों में करने की कल्पना मात्र ही की गई थी। देखिए दोस्तों, किसी भी एलियन बॉडी पर जाने से पहले वहाँ के हालातों का जायजा लिया जाता है। वहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशन, क्लाइमेट, रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड जैसी तमाम बातों का अध्ययन किया जाता है। यह करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यही वो बातें हैं जिनके आधार पर पूरे के पूरे मिशन को प्लान किया जाता है। मिशन में इस्तेमाल होने वाले स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन और कंपोजिशन को भी उसी अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, और उससे भी कई ज्यादा जो अंतरिक्ष यात्री उस सफर पर जाएगा उसकी ट्रेनिंग और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जैसे बेहद जरूरी सिस्टम्स और प्रोटोकॉल को भी डिसाइड किया जाता है। यहाँ हुई जरा सी भी चूक या मिसकैलकुलेशन एक भयानक हादसे में तब्दील हो सकती है। इसीलिए इस दौरान हर एक छोटी बड़ी बात का बेहद ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी गलती हुई तो उस अंतरिक्ष यात्री की जान बचाने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं रहती। ऐसा ही एक किस्सा ईयर 1969 का भी है, जब 3 अंतरिक्ष यात्रियों का दस्ता जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जब मून पर पहले लैंडिंग मिशन अपोलो 11 के लिए निकले, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने भाषण की एक नहीं बल्कि 2 स्क्रिप्ट्स तैयार करवाई थी, जिनमें एक वो है जिसे उन्होंने दुनिया के सामने तब रखा जब ये तीनों ही अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए। पर सोचिए, अगर किसी कारण से ऐसा ना होता और ये मिशन फेल हो जाता, तो ऐसे में उस दूसरी स्क्रिप्ट में इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के मानवता और विज्ञान की तरक्की के लिए दिए बलिदान की प्रशंसा करते हुए बोल भी थे, जो कुछ यूं थे: Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong, Edwin and Aldrin, know that there is no hope for their recovery, but they also know that there is hope for mankind in their sacrifice. खैर, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इंसानों की ये कामयाबी हमारे लिए आज किताबों में छपने वाली एक नजीर की तरह है। मगर क्या यही हमारी मंजिल है? बिल्कुल नहीं। हर कोई जानता है
कि चांद को फतेह करने के बाद अगला नंबर मंगल ग्रह का है। यही कारण है कि कामयाबी के साथ कई बार इंसानों को चांद की सतह पर उतारने के बाद नासा ने अपनी दृष्टि मंगल की ओर मोड़ी। ईयर 1969 में चांद पर लैंडिंग के महज 7 साल बाद यानी ईयर 1976 में इंसानों की बनाई पहली वस्तु या यूं कहूं कि नासा का आइकॉनिक मार्शियन लैंडर वाइकिंग 1 मंगल की सतह पर उतरा और उसके बाद अगले 20 सालों में ढेरों मिशंस को अंजाम दिया गया। कई फ्लाई बाय मिशंस और लैंडिंग के जरिए लाल ग्रह को समझने की कोशिश चली और ईयर 1996 में तो नासा ने अपने पहले रोवर को उतारकर इतिहास ही रच दिया। तब से लेकर आज तक दर्जनों मिशंस ने हमें मंगल से जुड़ा लाखों टेराबाइट डाटा प्रदान किया, जिससे आज तक हजारों रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं, जिन पर गहनता से रिसर्च करके उन तमाम बातों को सामने लाया गया जिनका पता होना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि हम मंगल पर जाने की सोचें या इस कड़ी में कोई प्लानिंग करें, अब इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने के बाद शायद आप इस डॉक्यूमेंट्री के उस हिस्से तक पहुंच चुके हैं जहां हम बात करेंगे उन समस्याओं और चुनौतियों पर जो हमारे सामने हैं जब हम मंगल का रुख करते हैं। चैलेंज नंबर 1, द एंडलेस जर्नी। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज धरती से मंगल तक का लंबा सफर है। अगर हम अपनी फास्टेस्ट अवेलेबल स्पीड से भी चलें, तो भी इस फासले को तय करने में 6 से 7 महीनों तक का वक्त लगेगा। अब आप ही सोचिए, धरती से कोसों दूर घने काले अंतरिक्ष में 6 महीने तक एक बंद स्पेस कैप्सूल में सफर करना किस कदर हानिकारक होगा कि इस बेहद लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब वो फाइनली मंगल पर पहुंचेंगे तो वो अपने उस मिशन को किस हद तक पूरा कर सकेंगे जिसके लिए वो धरती से निकले थे। किसी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के केस में उन्हें रेस्क्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि धरती से मंगल की ये पहली यात्रा एक वन साइडेड ट्रिप होने वाली है, यानी यहाँ से इन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा तो जा रहा है मगर इन्हें सही सलामत पृथ्वी पर लाने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस ख्याल की कल्पना मात्र ही डरा कर रख देती है, मगर शायद आज के हिसाब से हकीकत भी यही है। हमारे पास वहां जाने के संसाधन तो मौजूद हैं, मगर वहां से वापस सही सलामत लौटकर आना फिलहाल हमारे बस के बाहर वाली बात है। लिहाजा इस दिशा में लगातार इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स प्रयास कर रही है। वो अपने आइकॉनिक स्टारशिप को इस तरह तक कैपेबल बनाना चाहते हैं कि वो यहाँ धरती से मंगल तक का सफर तय करने के बाद कामयाबी से अपना मिशन पूरा करके वापस पृथ्वी तक भी आ जाए। अब ऐसा कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसा करने की राह में एक नहीं बल्कि दर्जनों चुनौतियां हैं, जिसमें फ्यूल की मात्रा, इतने लंबे सफर को पूरा करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में मौजूद तमाम सिस्टम्स और एमिनिटीज का सपोर्ट देना, इस मिशन में भेजे जा रहे क्रू की सेफ्टी इंश्योर करना, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को रिटेन रखना, वहां उतरने के बाद प्लानिंग के मुताबिक एक छोटा टेम्पररी बेस तैयार करना और ना जाने कितने ही चीजों को कर पाना अभी की टेक्नोलॉजी के मुताबिक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस सफर की अगली बड़ी चुनौती यानी चैलेंज नंबर 2 है डेडली रेडिएशन ऑफ मार्स। हम सभी जानते हैं मंगल के पास एक बेहद विरल और पतला वायुमंडल है जिसका होना या ना होना लगभग एक बराबर है। ये इतना पतला है कि धरती की अपेक्षा केवल 2% ही है, जिस कारण मंगल पर होने वाले रेडिएशन का प्रभाव बेहद अधिक है। सूरज से निकलने वाली हानिकारक यूवी किरणें और जानलेवा रेडिएशन मंगल के नाम मात्र के वायुमंडल को चीरकर सीधा भीतर दाखिल हो जाता है, जिस कारण हमें खतरनाक स्तर पर रेडिएशन का असर देखने को मिलता है, जो इंसान या किसी भी अन्य जीव के लिए जानलेवा हो सकता है। इंसानी शरीर इस भयानक रेडिएशन के संपर्क में आते ही कोलैप्स हो सकता है। इसके साथ ही मंगल का तापमान भी एक बड़ी समस्या है। मंगल का औसत तापमान -65 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जिस कारण यहाँ बगैर क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल्स के रह पाना असंभव है। हालांकि गर्मियों के दिनों में इक्वेटर के करीब यही तापमान बढ़कर 21 डिग्री भी हो जाता है, जो जीवन के पनपने के लिए काफी सुटेबल है। परंतु ये तापमान साल भर तक एक साथ नहीं होता, ये महीनों के बीतने के साथ सर्द हो जाता है। और जब यहाँ सर्दियां अपने पीक पर होती हैं,
तो सब कुछ जम जाता है। कड़ाके की सर्दी इसे बंजर रेगिस्तान बना देती है, जहां दूर दूर तक सिवाय धूल के कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि पृथ्वी की तरह यहाँ भी पोलर रीजन में आइस कैप मौजूद हैं, जिन्हें हाल ही में नासा के मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर ने करीब से देखा था। बात करें अगर इसके तीसरे और शायद सबसे ज्यादा गंभीर चुनौती की, तो वो है एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग। हाँ, ये सच है कि नासा के लिए ये कुछ नया नहीं है। आज से पहले भी नासा सेफली अपने लैंडर्स, रोवर्स और प्रोब्स को मंगल की सतह पर सॉफ्टली लैंड करवा चुका है। लेकिन जब हम 1970 से लेकर अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल सक्सेस रेशो 1:2 का है। यानी पृथ्वी से भेजे जाने वाले हर 10 में से केवल 5 ही मिशन कामयाबी पाते हैं, और कुछ मामलों में तो ये नंबर 10 में से 2 तक भी चला जाता है। स्पेशली जब किसी ऑब्जेक्ट को मार्स की सरफेस पर सॉफ्टली लैंड करवाना हो। ये ना केवल गंभीर मगर विचलित कर देने वाले पल होंगे, जो इस मिशन की कामयाबी और इसमें सवार क्रू मेंबर्स की जिंदगी को निर्धारित करेंगे। अगेन वही बात सामने निकल कर आती है कि मंगल पर बेहद ही अजीब वायुमंडलीय संरचना होने के चलते ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले फ्रिक्शन की मात्रा बेहद कम होती है, और आकार में छोटे होने के चलते इसकी ग्रेविटी भी काफी कम है, जिसके चलते अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की स्पीड पर क्रूज कर रहे स्पेसक्राफ्ट के लिए सक्सेसफुली इसकी ऑर्बिट में दाखिल हो पाना और फिर अपनी गति को नियंत्रित करके यहाँ सॉफ्टली लैंड कर पाना काफी मुश्किल होता है। यहाँ मिशन कंट्रोलर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करना और लैंडिंग सीक्वेंस को प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ाना। लैंडिंग से पहले के वो 10 मिनट वाकई सांसों को थमा देने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ अब तक 12,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर रहे ऑब्जेक्ट की स्पीड को चंद मिनटों में घटाकर 0 पर लाना होता है, वो भी बेहद प्रिसाइजली। जरा सी भी चूक और इस अंतरिक्षयान में सवार अंतरिक्ष यात्री सीधा अपनी जान से हाथ गवा बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, इंसानों की प्रवृत्ति है चुनौतियों को स्वीकार करना और उन चुनौतियों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना। इसी कड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि नासा इन सभी चुनौतियों का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा और कामयाबी के साथ मंगल की सतह पर लैंड करके मानवता के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। वैसे इस राह में चलना इतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है। ये तो महज कुछ चुनौतियां थी जिन्हें आज और अभी हम जानते हैं। क्या मालूम इस सफर में हमें नई नई चुनौतियां मिले, जिनका ना ही हमें कोई ख्याल है और ना ही इनसे निपटने के लिए हमारे पास कोई तरीका मौजूद है। क्या हम कभी मंगल तक पहुंच पाएंगे? इस रात से तो आने वाले कल में ही पर्दा उठेगा। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल से जुड़े अनजाने तथ्यों से रूबरू होने के लिए फिलहाल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। We'll see you in the next one.